आज हम हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही मजेदार और पावरफुल कॉन्सेप्ट समास को समझने वाले हैं। ये वो टूल है जो भाषा को छोटा और खूबसूरत बनाता है। चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। अगर किसी को कहना हो तो कौन सा तरीका बेहतर है, रसोई के लिए घर या फिर सीधा साधा रसोई घर? जाहिर है रसोई घर ज्यादा आसान और तेज है। और बस यही तो समास है। समास असल में दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा लेकिन मीनिंगफुल शब्द बनाने की कला है। मतलब संक्षिप्तीकरण या कंसाइसनेस। अब समास को समझने के लिए ना बस 3 चीजें याद रखनी है। बहुत आसान है। जैसे हमने रसोई घर की बात की, तो इसमें रसोई हुआ पूर्व पद, मतलब पहला वाला शब्द, और घर हुआ उत्तर पद, यानी दूसरा शब्द। और जब ये दोनों मिल गए और बना रसोई घर, तो इस नए शब्द को हम कहते हैं समस्त पद। ठीक है, तो अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर समास को मास्टर करना है तो बस एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, प्रधानता। मतलब जो शब्द हम जोड़ रहे हैं उनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है, किसका मतलब ज्यादा भारी है। और कमाल की बात यह है कि ये जो प्रधानता वाला आइडिया है ना, यही समास का पूरा रोड मैप है। बस ये पता कर लो कि कौन सा पद प्रधान है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई भी नहीं, और समास का टाइप पता चल जाएगा। तो चलो पहले कैटेगरी से शुरू करते हैं। ये वो समास है जिसमें पहला शब्द यानी पूर्व पद ही बॉस होता है। यहाँ होता क्या है कि पहला हिस्सा एक तरह से प्रीफिक्स जैसा काम करता है और पूरे शब्द का मतलब तय कर देता है। जैसे यथाशक्ति को देखिए, यहाँ शक्ति से ज्यादा जोर यथा पर है, जिसका मतलब है के अनुसार, तो पूरा मतलब बना शक्ति के अनुसार। वैसे ही प्रतिदिन में प्रति का मतलब है हर एक, तो बन गया हर दिन। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़ी और कॉमन कैटेगरी पर। इसमें कहानी थोड़ी पलट जाती है। यहाँ दूसरा शब्द यानी उत्तर पद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले है तत्पुरुष। ये समास ना रिश्तों की बात करता है। इसमें दो शब्दों के बीच का जो कनेक्शन वर्ड होता है ना, जैसे का, के लिए, में, वो गायब हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र बन जाता है राजपुत्र। यहाँ बात राजा की नहीं, पुत्र की हो रही है। या फिर देश के लिए भक्ति सीधा बन गया देशभक्ति। इसके बाद आता है कर्मधारय। ये तो समझो कि शब्दों से एक तस्वीर बना देता है। इसमें एक शब्द दूसरे की खासियत बताता है या उससे तुलना करता है। जैसे नील गगन, मतलब नीला है जो गगन, या फिर महात्मा यानी महान है जो आत्मा। और कभी कभी ये तुलना भी करता है, जैसे चरण कमल, मतलब कमल जैसे पैर। और इस कैटेगरी में तीसरा है द्विगु। अरे ये तो सबसे आसान है पहचानने में। बस ये देखो कि क्या पहला शब्द कोई नंबर है। अगर हाँ और वो एक ग्रुप की बात कर रहा है तो बस वो द्विगु समास है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सिंपल। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि या तो पहला पद इंपॉर्टेंट है या दूसरा। पर अब एक ऐसे समास की बात करते हैं जहां टीम बराबर की है, एक पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। ये है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द बराबर के जरूरी होते हैं। अक्सर ये जोड़े में आते हैं, कभी कभी तो एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं। जैसे पाप पुण्य, मतलब पाप और पुण्य। यहाँ न पाप कम है न पुण्य, दोनों की बात हो रही है। वैसे ही नर नारी, अपना पराया। और अब आते हैं सबसे मजेदार, सबसे रहस्यमयी समास पर, बहुव्रीहि समास। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। इसमें न पहला शब्द इंपॉर्टेंट होता है न दूसरा, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक शब्द लिया दश यानी 10 और दूसरा शब्द लिया आनन यानी चेहरे। तो क्या इन दोनों को मिलाकर जो दशानन बना उसका मतलब सिर्फ 10 चेहरे हैं? क्या हम बस 10 चेहरों के ग्रुप की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो बहुव्रीहि का जादू है। दशानन का मतलब है 10 हैं आनन जिसके, और वो कौन है? रावण। तो देखिए, शब्द का मतलब न 10 है न आनन, बल्कि कोई तीसरा ही है, रावण। और ये पैटर्न आपको बहुत जगह दिखेगा। जैसे लंबोदर, मतलब लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। या फिर चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, यानी भगवान विष्णु। तो ये शब्द असल में किसी के नाम या उपाधि बन जाते हैं।
अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात। कभी कभी ना कुछ समास दिखने में एक जैसे लगते हैं और वहां कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलिए उसे भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि में कंफ्यूजन होता है। नीलकंठ शब्द को ही ले लीजिए। अगर हम सिर्फ नीले गले की बात कर रहे हैं तो ये कर्मधारय है, क्योंकि यहाँ कंठ की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन अगर नीलकंठ का मतलब है नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव, तो ये बहुव्रीहि हो गया। तो सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। ऐसा ही कंफ्यूजन द्विगु और बहुव्रीहि में भी होता है। जैसे शब्द है चतुर्भुज। अगर इसका मतलब है 4 भुजाओं का समूह तो ये द्विगु है। लेकिन अगर मतलब है 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी भगवान विष्णु, तो ये बहुव्रीहि बन जाता है। एक में ग्रुप की बात है, दूसरे में एक खास व्यक्ति की। और हाँ, एक और बात, समास और संधि को लेकर कभी कंफ्यूज मत होना। बहुत सिंपल सा फर्क है। समास में पूरे पूरे शब्द जुड़ते हैं, जैसे राज और पुत्र, जबकि संधि में सिर्फ ध्वनियां या वर्ण जुड़ते हैं, जैसे पुस्तक और आलय मिलकर पुस्तकालय। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये समास सिर्फ एक ग्रामर का रूल नहीं है। ये तो हिंदी भाषा का एक डायनामिक वर्ड बिल्डिंग इंजन है। ये भाषा को छोटा, सुंदर और असरदार बनाता है। अब जब ये पैटर्न समझ आ गया है तो एक सवाल उठता है। जरा अपने आसपास देखिए। बोलचाल में, किताबों में, गानों में ऐसे कितने ही सामासिक शब्द छिपे हुए हैं जिन्हें अब शायद हम पहचान सकते हैं।